हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 27 लेकर आई हूं, जो मिससेलेनियस यानी विविध पर आधारित है। और ये मिससेलेनियस का जो टॉपिक है वो कल तक और चलेगा। उसके बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, तो फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में एंट्री करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर करें। मेरा एक और चैनल है फ्रेंड, जीके जीएस क्वीन 2.0 के नाम से, तो आप प्लीज़ मुझसे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। पहला नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कनाडा। अब यूरेनियम और यानी यूरेनियम अयस्क की बात करें ना, तो ये धरती के गर्भ में ना यानी धरती के नीचे बहुत ही आसान से यह पाया जाता है। ऐसा ये मेटल है यूरेनियम, ठीक है। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर, जिसे परमाणु संख्या कहते हैं, वो 92 है, ठीक है। ये इतना ईजी में मतलब कि पाया जाता है, इजली वे में पाया जाता है ना फ्रेंड, कि ये मतलब कि जैसे सिल्वर पाया जाता है और गोल्ड पाया जाता है, तो ये सिल्वर यानी चांदी से 40 गुना ज़्यादा क्वांटिटी में यूरेनियम पाया जाता है, तथा सोना यानी गोल्ड से 500 गुना ज़्यादा क्वांटिटी में ये यूरेनियम पाया जाता है। और यूरेनियम अयस्क की अगर बात करें तो उस यूरेनियम अयस्क को किस नाम से जानते हैं? तो पिंच ब्लेड कहते हैं। नोट कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि यूरेनियम अयस्क को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे इसका नाम है पिंच ब्लेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यानी कनाडा। सेकंड है कि जापान आत्मनिर्भर है आयरन के ओर के लिए यानी लौह अयस्क के लिए। मैं फिर से आपको बतला दूं कि प्रीवियस सेट और मतलब कि ये सेट या फिर वैसा जो कोई भी सेट जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जैसे पहले स्थान पर कौन है, कल भी मैं बतलाई थी कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ये हर दिन घटते बढ़ते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो आप एग्जाम से पहले इसके लिए खुद से मेहनत करके अलग से इसका डाटा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सके जब तक आप एग्ज़ाम दें, यहाँ पर जो अभी मैं बताई जापान आत्मनिर्भर है लौह अयस्क में, तो ये चेंज हो जाए तो उस अकॉर्डिंग तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ना। तो ये बुक में जो सही आंसर दिया हुआ है, मैं सिर्फ वो कंटिन्यू करवाते जा रही हूँ, बट अप टू डेट होने के लिए आपको खुद थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली बिहार एशियाई के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सऊदी अरबिया में। ये विविध है। विविध का मतलब ये होता है कि सारा मिला जुला। मैं जितना भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप लोगों को चैप्टर करवा चुकी हूँ, वे सबसे मिला जुला यहाँ पर क्वेश्चन है। तो मैं ऑलरेडी ये सब डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि सऊदी अरबिया पहले नंबर पर है तेल भंडार के रूप में। दूसरा तीसरा पर भी कौन था वो भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बतला चुकी हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर देखिए सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ, बाकी का ऑप्शन मैं यहाँ पर दिखलाती हूँ। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग यानी रॉक टनल अब स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फिनलैंड में। 6th नंबर, स्वाति घाटी किस देश में है? तो यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट 7th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट 8th की तरफ बढ़ रहे हैं कि विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई के दृष्टिकोण से सही अवरोही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि अगर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा जो रेलवे का जाल है वह यूएसए में है। उसके बाद दूसरा पर कनाडा है, तीसरा पर भारत और चौथा पे जर्मनी है। नेक्स्ट 9th नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है?
तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नगरीकृत है, यानी इसमें गाँवों की संख्या काफ़ी कम है पाकिस्तान में। 10th नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। अब जानिए कि जनसंख्या का घनत्व कहते किसे हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो व्यक्ति निवास करते हैं ना, तो उस व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कनाडा जो है वो इस सीरीज में कनाडा जनसंख्या के घनत्व में सबसे कम है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण है। कथन है कि कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। और कारण है कि कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। पढ़िए और फिर बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि फर्स्ट है कि आकाश स्याह काला है, दूसरा तारे टिमटिमाते नहीं हैं, और तीसरा अंतरिक्ष यान के बाहर का टेम्परेचर पृथ्वी तल के टेम्परेचर से कहीं अधिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड, यानी 1 और 2 ये दोनों सही है, बट थर्ड इज रॉन्ग। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। अब आपके नॉलेज के लिए बतला दूं कि ये ध्रुव तारा एक्चुअली में कहते किसे हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो ध्रुव तारा है ना, इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है और वह खूबी क्या है। तो ये उत्तरी पोल यानी ध्रुव से एक जगह पर अगर स्थिर होकर देखें ना, तो ध्रुव तारा दिखेगा कि एक जगह पर वो ध्रुव तारा फिक्स है अंतरिक्ष में, जिसी की वजह से अगर कोई व्यक्ति समुद्र में या रेगिस्तान में सफ़र कर रहा है ना, और वो अपना मतलब कि डायरेक्शन भूल चुका है, उसे पता नहीं चल रहा है कि मैं किस दिशा में जाऊँ, कौन सा दिशा सही होगा, तो वे ध्रुव तारा को देखकर अपने डायरेक्शन का पता लगा सकता है। तो कितना बड़ा एडवांटेज है, ध्रुव तारा का अनुमान लगा सकते हैं। और पृथ्वी से ध्रुव तारा की अगर दूरी कहेंगे तो वो 390 लाइट ईयर है। मैं बतला चुकी थी कि लाइट ईयर में मेजर किया जाता है डिस्टेंस को, पृथ्वी से अंतरिक्ष के डिस्टेंस को। तो 390 यानी 390 प्रकाश वर्ष है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ध्रुव तारा को अपनी बाईं ओर रख कर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, ये बात करेक्ट है। 15 नंबर है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, ये मैं पहले भी बतला चुकी थी कि सूर्य से जो सबसे नज़दीक ग्रह है ना वो बुध है, और बुध से फिर धीरे धीरे ग्रहों का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है सूर्य से। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण तथा अरुण के बाद वरुण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सत्य होगा, ये प्रकाशहीन होते हुए भी चमकते हैं। नेक्स्ट 17, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ रहे 18 की तरफ कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ए, बी और सी ये तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड, मैं ऑलरेडी ये सब करवा चुकी हूँ, बट डी जो है वो सुमेलित नहीं है कि सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 19 की तरफ कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर साइज के बात करें, आकार की बात करें ना, तो यहाँ पर आप लोगों को जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण तथा पृथ्वी साइज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। नेक्स्ट 20 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चूँकि ग्रह की अगर बात करें तो ये यूरेनस से आ जाएगा। उपग्रह की बात करें तो उपग्रह चंद्रमा है, ग्रह तो यूरेनस है, उपग्रह चंद्रमा है। पुच्छल तारा हैली है और कृत्रिम तारा यानी बनावटी तारा मेराइनर है। तो चलिए बढ़ रहे हैं आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें। 21 है कि खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसी वजह से। नेक्स्ट 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष निर्धारित करता है, और दूसरा बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल 1 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग 23 की तरफ कि कथन और कारण है। कथन है कि शुक्र यानी वीनस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। अब बताइए इसका सही कूट क्या होगा। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये बात सही है कि शुक्र पर जीवन असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कुछ ज़्यादा ही मात्रा में पाया जा रहा है शुक्र पर, इसी वजह से। नेक्स्ट 24, कथन है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, और कारण है कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है, ए गलत है बट आर सही है। नेक्स्ट बढ़ रहे 25 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़िए फर्स्ट और सेकेंड, इधर थर्ड है। तो 25 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी केवल थर्ड सही है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थोम्बा से गुजरती है। नेक्स्ट 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए पढ़ लिए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी 1 और 3 यहाँ पर सही है। 1 है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, और पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता होती है, ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही है 26 का। नेक्स्ट है कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। तो ऊपर बताए गए ए व बी का सम्मिलित प्रभाव, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और धुरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव की वजह से ही मौसम में चेंजेज आता है, परिवर्तन आता है। नेक्स्ट 28, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। दिन में वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि पढ़िए और फिर बताइए इसका करेक्ट आंसर। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी हुई होती है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कथन है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, और कारण है क्यों छोड़े जाते हैं। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए गलत है बट आर सही है। ए गलत है बट आर सही है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आर्टिफिशियल उपग्रह होते हैं वो हमेशा पूर्व दिशा में ही छोड़े जाते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कथन है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है, और कारण है कि मंगल ग्रह का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर की तुलना में कम है। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए गलत है बट आर सही है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यहाँ पर कथन है कि चांद का सदैव एक अभिन्न फलक की पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, और कारण है कि चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। बताइए
यहाँ पर इसका ऑप्शन है 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से दीजिए। तो कथन है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है और कारण है अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ए तथा आर यानी कथन और कारण दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ रहे हैं हम लोग 33 की तरफ कि चंद्रमा किस ग्रह का एक उपग्रह है। तो ये पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट 34 ब्लू मून परिघटना होती है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी जब एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन हो तो उसे ब्लू मून परिघटना कहते हैं। नेक्स्ट 35 क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 1 और 2 ये दोनों सही है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। और दूसरा है कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, किंतु कुछ की डायमीटर की अगर बात करें यानी व्यास की, तो वो 1000 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट 36 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच का डिफरेंस क्या है वो आप पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ रहे हैं कि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि। 37 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर देख लीजिए, यानी सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। नेक्स्ट 38 एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का 50 डिग्री पश्चिम देशांतर पर उतरेगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं 39 की तरफ। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है यानी दोपहर है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नांकित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है यानी सिचुएटेड है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी 75 डिग्री पूर्वी पर। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 40 की तरफ कि प्रधान याम्योत्तर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अल्जीरिया से और फ्रांस से, ये दोनों जगह से प्रधान याम्योत्तर गुजरती है। नेक्स्ट 41 निम्नलिखित स्थानों में से किसका समय GMT के समान है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी अक्रा, डबलिन और लिस्बन, इसका जो समय है वो GMT के जैसा है। नेक्स्ट 42 की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 43 कथन है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है और कारण है कि तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए तथा आर कथन कारण दोनों इज करेक्ट, बट और तथा साथ में आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 44 की तरफ कि पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 10 बजे सोमवार को। नेक्स्ट 45 निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 2 और 3 यानी कोलंबिया और केन्या ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। और आप लोगों को मैं प्रीवियस सेट में बता चुकी हूँ कि भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से 13 देश थे वो भी मैं आप लोगों को नोट करवा दी थी। तो चलिए बढ़ने 46 की तरफ कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए।
मतलब कौन सा देश है जो मकर रेखा से होकर गुजर रहा है। तो यहाँ पर सब के सब ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, चिली, ब्राज़ील, ये चारों के चारों मकर रेखा से होकर गुजरते हैं। तो 46 का डी नंबर सही होगा। बढ़ रहे हैं 47 की तरफ कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सब के सब, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संरक्षण, पृथ्वी का घूर्णन तथा पृथ्वी का परिक्रमण। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 48 की तरफ। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं परतदार चट्टानों के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, देखिए और फिर बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 और 4 ये सब के सब सही हैं। पहला है कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं, करेक्ट है। दूसरा, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। तीसरा, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, यानी जीव के अंश होते हैं। तथा चौथा, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या था? तो स्लेट हो गया, जैसे बचपन में स्लेट पेंसिल से हम लोग पढ़ते थे तो वो स्लेट हो गया। ये सब परतदार चट्टानें के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। तो पढ़िए और फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो 49 का करेक्ट हो जाएगा, यानी 2, 3 और 4 ये सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं, यानी कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है वो भी मैं ऑलरेडी आपको बतला चुकी हूँ। तो 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एटना और विशुवियस ये क्रियाशील ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट 51, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो 51 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, बी। नेक्स्ट 52, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, बताइए। 52 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, आप लोग मिला लीजिएगा, ये सब पहले हो चुका है। तो 53 है कि रिंग ऑफ फायर संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रिंग ऑफ फायर भूकंप, ज्वालामुखी तथा प्रशांत महासागर ये तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिएक्टर स्केल के बारे में बताया गया है तो आप पढ़ लीजिए उसे, और बाकी यहाँ पर है। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी केवल फर्स्ट सही है। रिएक्टर स्केल के बारे में देखते हैं फर्स्ट है क्या। तो रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथम मापक्रम है और इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है, ये बात सही है। चलिए बढ़ रहे हैं 55 की तरफ कि भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़िए और फिर यहाँ पर कूट दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए 55 का सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। 1 है कि भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। और तीसरा, भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। तो चलिए 55 का तो ए हो गया। 56 की तरफ बढ़ रहे हैं कि पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र को अपनी अपनी प्रतिष्ठा के अवरोही क्रम के नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एटलस पर्वत ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में सिचुएटेड है, ये बात सही है 57 का बी। 58 है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग। अब बताइए 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आल्पस पर्वत जो है वो एक प्रकार का बलित पर्वत है। वोस्टिच की बात करें तो ये भ्रंशोस्त पर्वत है। विंध्य अवशिष्ट पर्वत और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 59 की तरफ कि दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है पेटागोनिया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को डाउन्स कहा जाता है, ये बात गलत है, ठीक है, सुनना है ना। और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान स्टेपीज है, उष्णकटिबंधीय स्लेवा या फिर शीतोष्णकटिबंधीय वन टैगा, ये सब घास के मैदान के बारे में भी मैं प्रीवियस सेट में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो बढ़ रहे हैं नेक्स्ट की तरफ कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 61 का।
62 है कि अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास जो है वो शीत महासागर धारा नहीं है। 63 निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? एबरडीन। नेक्स्ट 64 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? ऑप्शन सी करेक्ट, कोलोराडो। 65 निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो ऑप्शन ए करेक्ट, यानी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमा। 66 लाल सागर एक उदाहरण है? ऑप्शन सी करेक्ट, अक्षय द्रोणी का। 67 ब्राज़ील में विशाल कहवा यानी कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है? फजेंड्रा। याद कर लीजिएगा, डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट सूची 1 में रेल मार्ग है और सूची 2 में रेल मार्ग कौन से दो स्थानों को जोड़ती है? तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर 68 का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 68 का। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 69 की तरफ। कथन और कारण है कि कथन है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक दिखलाई देता है, और कारण है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 70 निम्नलिखित आकृति में दिए गए भूगोलीय विवरणों का विचार कीजिए। तो 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यूरोप। तो चलिए 71 है, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। तो बताइए 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 72 है कि विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी बड़ा से छोटा में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, यानी सबसे बड़ा जो है वो एंडीज है, उसके बाद रॉकी पर्वतमाला, तब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और लास्ट में आ जाता है सीरीज में हिमालय। तो बढ़ रहे हैं 73 की तरफ, यहाँ पर भी मैच ही करना है, देख लीजिए आप यहाँ पर। तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड कैनियन यूएसए, लेक विनिपेग कनाडा और दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड। नेक्स्ट बढ़ रहे 74 की तरफ। पहला नंबर है कि विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, और सेकंड है कि भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी केवल फर्स्ट इज राइट। तो चलिए बढ़ रहे 75 की तरफ कि कालाहारी मरुस्थल अब स्थित है बोत्सवाना और नामीबिया में। कालाहारी मरुस्थल सिचुएटेड है। नेक्स्ट 76 निम्नलिखित देशों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्जेंटीना जो देश है उसके घास के मैदान को पंपास कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बाकी किस किस देश में घास के मैदान को किस अलग अलग नाम से पुकारा जाता है वो भी मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा चुकी हूँ। तो बढ़िए 77 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, लानौज वेनेजुएला। 78 यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 है। आप पढ़िए और बताइए 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन 2 गलत है। फर्स्ट है कि भूवि क्षेपी वायु समदाब रेखाओं के समानांतर 600 मीटर की ऊंचाई के ऊपर बहती है, ये बिल्कुल सही बात है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 79 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण है। कथन है कि संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। कारण है वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा 79 का। नेक्स्ट 80 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, साइकन रेल सुरंग जो है वो चीन में नहीं है, वो कहाँ है? तो जापान में है, बाकी सब सही सुमेलित है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 81 की तरफ कि बरमूडा ट्रायंगल निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है? तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड दक्षिण फ्लोरिडा और प्यूर्टो के बरमूडा ट्रायंगल विस्तृत है। नेक्स्ट 82 उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाबाद और मुल्तान के उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पे पाकिस्तान नगर इस प्रकार से आते हैं।
नेक्स्ट 83, निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी अगर हम इसकी बात करेंगे कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम में सिचुएटेड है लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेरूत। नेक्स्ट 83 के बाद 84 है कि निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है। तो यहाँ पर 84 का बी हो जाएगा, यानी बैकानूर यूक्रेन। यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। 84 का ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। 85 है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तस्मानिया का रिलेशन युगांडा से बता रहा है, ये गलत है, क्योंकि तस्मानिया जो है ना वो युगांडा का क्षेत्र नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है, यानी राज्य है तस्मानिया। नेक्स्ट 86 की तरफ बढ़ रहे हैं कि तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पढ़िए और बताइए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 86 का डी सही होगा, यानी क्षोभ मंडल में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। नेक्स्ट 87, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र है दक्षिणी न्यू इंग्लैंड का यूनाइटेड किंगडम, ये गलत बात है, बाकी सब सही है। चलिए 88 की तरफ बढ़ रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मासा नामक जो स्थानांतरित कृषि की जाती है वो हिमाचल प्रदेश में की जाती है, बिल्कुल गलत बात है। ये उत्तर पूर्वी भारत में विस्तृत है ये कृषि मासा। नेक्स्ट 89, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इनमें से किस देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है। तो करेक्ट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर बी है, यानी 1, 2 और 3 अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया, ये तीनों की सीमा जो है ना वो एड्रियाटिक सागर से मिलती है। नेक्स्ट 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 90 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा फ्रेंड, यानी केवल 2 सही है कि इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम भाग में फैला हुआ है। तो चलिए 90 के बाद 91 की तरफ बढ़ रहे हैं कि वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी पहले आ जाता है ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हीलियम। आरोही क्रम है, यानी छोटा से बड़ा। नेक्स्ट 92, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यह देश है और देश के अधीन क्षेत्र। तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 93, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, स्थानीय वात और स्थान। तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी 1, 2 और 4 अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड ये स्थल बाधित है। नेक्स्ट 95, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, ये पुराना नाम है और फिर नया नाम क्या रखा गया है वो बतलाइए आप लोग। तो 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी श्याम है ना। श्याम का जो नया नाम है वो थाईलैंड है, पहले थाईलैंड को पुराना नाम में श्याम कहा जाता था। फार्मोसा का नया नाम ताइवान है, मेसोपोटामिया का इराक और बर्मा का थाईलैंड। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 96 की तरफ कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी घाना, डच गियाना, ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट 97, निम्नलिखित की जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी केन्या, नैरोबी, युगांडा, कंपाला, उज्बेकिस्तान, ताशकंद और यूक्रेन, कीव। तो चलिए 97 तो हो गया। 98 की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, देश की राजधानी से मिलाना है। तो 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है। तो सोफिया है, जॉर्जिया का तिवल्सी है, आइसलैंड का रिक्वाइक है और नॉर्वे का ओस्लो है। ये राज्य और राजधानी भी मैं प्रीवियस सेट में ऑलरेडी बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। तो 99 भी मैच करना है। तो 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा बी, यानी विंडहॉक, नामीबिया, अकरा, घाना, नैरोबी, केन्या और लुसाका, जाम्बिया, यानी बी यहाँ पर 99 का करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट और 100 नंबर में आते हैं, यहाँ पर भी मैच करना है। तो 100 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नियाग्रा प्रपात जो है वो कहाँ है। तो न्यूयॉर्क राज्य में है। हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं, झीलों की भूमि तो फिनलैंड को कहते हैं, सब हो चुका है पहले। ईफिल टावर कहाँ है, तो ईफिल टावर पेरिस में है। और विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। तो 100 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।